साथियों, भारत की झलक एक लेसन है हाई स्कूल में। उसकी हिंदी इसमें बताई गई है। गोवा का एक बेकर है जिसके बारे में ये कहानी है। गोवा के डबल रोटी बनाने वालों की पैडर के रूप में पहचान होती है। पुराने पुर्तगाली समय में जब पुर्तगालियों का शासन था, तो उस समय में गोवा के कई पावरोटी लाभार्थी थे, पावरोटी बनाने वाले थे। अब ये पावरोटी अदूरदर्शी हो गई है, परंतु उनके बनाने वाले अब भी वहाँ पर हैं। पावरोटी बनाना तो समाप्त हो गया है, लेकिन वो लोग, उनके परिवार के लोग अभी वहाँ हैं। भट्टियाँ भी अब वहाँ पर हैं। पारंपरिक डबल रोटी बनाने वालों की संपत्ति के बारे में आवाज़ अब भी उठाई जा सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य अब भी यह व्यवसाय चालू कर सकता है। आज भी गोवा में इन बेकरों को पेडर के रूप में जाना जाता है। बेकर का आना, बेकर लेखक का मित्र और मार्गदर्शन होता था। वह दिन में 2 बार आया करता था, ऐसा लेखक कहता है। लेखक और दूसरों को उसकी बांस की आवाज़ ने दुनिया दी थी। राइटर डबल रोटी रूपी बेंगल्स के लिए उसके पास दौड़ा चला आता था। डबल रोटी के लिए जुलानियाँ पाव रोटी देती थी और उन्हें घर के अंदर ले जाती थी। पाव रोटी का बँटना, बेकर अपने बांस के डंडे से झग-झाग की आवाज़ के साथ आता था। एक हाथ उसके सिर पर रखी डोकरी को सहारा देता था, दूसरा जमीन पर बांस को फटकता था। बांस पर बेकरी करने वाले थे। लेखक और दूसरा उसकी डोकिंग में झांक कर देखते हैं। वह गर्म चाय के साथ पावरोटी के फायदे लेते थे। गर्म चाय के साथ पावरोटी लेते थे, खाते थे। वह अपने दांतों को ब्रश नहीं करते थे, यानी दांत अपने साफ नहीं करते थे। सबसे पहले पावरोटी और चाय ही वो पीते थे। डबल रोटी की महत्ता के लिए बेकर के लिए सभी अवसर काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शादी के तोहफे में बिना दो रोटी के बोल कह रहे थे। हर शादी ब्याह में डबल रोटी खाई जाती थी। वहाँ सक्री थे, सैंडविच खाते थे। केक और बोलिहंस डबल रोटी के साथ बने रहे। बेकर का पहनावा, भूतकाल के बेकर या डबल रोटी बेचने वालों की एक खास साड़ी होती थी। इसे कभी कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े का क्रेन फ्रॉक होता है। यह घुटने तक आता है। यह आजकल के पहले पैंट की तरह होता था। पहनावा था उनका। बेकर का एक खुश परिवार। बेकर अपने पैसे का अंत महीने में करता है। पुराने दिनों का बिजनेस ना वाला होता था। बेकर और उनके परिवार कभी भूख से नहीं मरे थे। उनके चेहरे दिखा रहे थे कि वे खुश थे। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उनका परिवार खुश था। दिति कुर्ग एक स्वर्गिक क्षेत्र। कुर्ग कोस्टल शहर बंगलौर और मैसूर के बीच में है। यह स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान है। यह बेशक ही भगवान की राजधानी से आया होगा। लोग कहते थे बहुत ही सुंदर स्थान है, शायद इसको ईश्वर ने ही बनाया था। बहादुर इंसान, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर इसमें रहते हैं। कुर्ग का मौसम व पर्यावरण। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इसमें हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, काफ़ी के बाग हैं। काफ़ी बागान है इसमें हैं। इसमें सितंबर और मार्च के बीच काफ़ी सीजन आती है। काफ़ी यहाँ लगाई जाती है। तब सीजन बहुत अच्छा होता है। हवा में कॉफ़ी की गंध होती है, खुशबू आती है। कुर्ग के व्यक्ति, उनकी उत्पत्ति। आदि कुर्ग के व्यक्तियों की उत्पत्ति मिस्र या अरबी है। एक कहानी है कि अलेक्जेंडर की फौज का एक हिस्सा यहाँ बस गया था जब सिकंदर यहाँ आया था।
उसका एक हिस्सा यहाँ बस गया था। इसकी वापसी असंभव हो गई थी, मतलब वापस वो नहीं गया। इन आदमियों ने स्थानीय लोगों में शादी करना प्रारंभ कर दिया था। यह संस्कृति उनकी बहादुरी के रीत रिवाजों, विवाह और धार्मिक कार्यक्रमों में देखी जा सकती है। अरब जेनेसिस कोडवा पहनकर लंबे और काले कोट में दिखता है, उससे कूफिया कहा जाता है। यह अरबी और कुडू द्वारा पहनने वाली कूफिया की तरह होती है। कुर्ग और इसके किसी व्यक्ति के घरों में आदर सत्कार का अनुष्ठान है। उन लोगों की काफ़ी बहादुरी की गाथाएं हैं। भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट सबसे अधिक सम्मानित में से एक है। फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा कुर्गी था। जो चीफ जनरल करियप्पा थे वो कुर्ग परिवार के ही थे। आज भी भारत में कोडवा ही अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। इसका वन्य जीवन कुर्ग के घने और जीव से कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है। कावेरी नदी है वहाँ पर। तो इस पानी में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी मछली महासीर पाई गई है। कौड़िल्ले, गिलहरियाँ और लंगूर इस पानी के करीब हो जाते हैं। पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ यहाँ पर एक अच्छी संगत में रहते हैं। अपने महावतों द्वारा यहाँ नहलाए जाने का हाथी आनंद लेते हैं। और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ भी यहाँ हैं। पढ़ने वाले को कुर्ग का समूचा दृश्य प्रदान करती हैं। रस्से के पुल द्वारा 64 एकड़ में सवारी वाले निसर्ग धाम टापू तक जा सकते हैं। भारत के तिब्बती परंपरा से बुद्ध धर्म के भिक्षु यहाँ बालाकुपे में रहते हैं। कोई भी उन्हें लाल, गिरवे और पीले रंग के परिधान में देख सकता है, यानी पीले रंग के कपड़े वो पहनना करते थे। तृतीय कुर्ग असम की चाय के बारे में कहानी है। राजवीर और प्रांजल दो व्यक्ति हैं जो असम की यात्रा पर हैं और वो असम के बारे में कुछ कहते हैं। राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे। चाय बेचने वाले एक व्यक्ति ने कहा, चाय गरम गरम चाय। उन्होंने चाय ली और अपनी चुस्की ली। धीरे धीरे चाय को पिया। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि संसार में रोज 80 करोड़ कप से अधिक चाय पी जाती है। चाय की अनजानी बातें। राजवीर ने देखा खूबसूरत जल ने अपनी जासूसी किताब रीडिंग जारी रखी, किताब को पढ़ना जारी रखा। बाहर हरापन था। शीघ्र ही हल्के हरे धान के क्षेत्र ने चाय की संभावनाओं को स्थान दिया। जाम तक जाती चाय की झाइयाँ थीं। इन क्षेत्रों में छायादार वृक्ष भी थे। दूर एक भद्दी दिखने वाली इमारत थी। चाय से संबंधित दंत प्रविष्टि के बारे में वे चाय के देश असम में थे, जहाँ चाय सबसे ज़्यादा होती है असम में, वहाँ पर वो थे। संसार में असम में सबसे अधिक चाय की संभावनाएं होती हैं। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि कोई यथार्थ में नहीं जानता कि चाय जानने वाला कौन था। इसके बारे में काफ़ी दंत कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ हैं। चीनी दंत कथा है एक। चीन का एक सम्राट पानी पीने से पहले उसे हमेशा बनाता था। एक दिन तालाब के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते पानी में गिर गए। प्रसंग एक सुखद सुगंध आ गई। उसमें से एक सुगंध आ गई। ये चाय के पत्ते थे। भारतीय दंत कहानियाँ हैं। बुद्ध के एक भिक्षु बोधि धर्म ने अपनी पलकें काट ली क्योंकि उन्हें गहन चिंतन के दौरान नींद आ जाती थी। उसकी पलकों से चाय के 10 सूक्तियाँ पढ़ीं। इन पत्तों को गर्म पानी में डालने और पीने से नींद से छुटकारा पाया जा सकता है। चाय और चीन।
राजवीर ने प्रांजल को बताया कि पहली बार चीन में चाय पी गई थी। यह 2700 ईसा पूर्व ऐसा हुआ था। चाय और चीनी जैसे शब्द चीन देश के हैं। 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में आई, तब इसे औषधि के रूप में अधिक पिया जाता था। गंतव्य स्थान पर पहुँचे वे दोनों मरियानी जंक्शन पहुँचे। उन्हें धोखियाबाड़ी चाय तक ले जाया गया। सड़क के दोनों तरफ चाय की संभावनाओं के बारे में धारणा बनी हुई थी। बांस की डॉगिंग के लिए हुई महिलाएं उन्हें नए पत्ते तोड़ रही थीं। चाय की धारणा के बारे में राजवीर का ज्ञान प्रांजल के लिए नहीं, उसका स्वागत किया। वे नए सपने के बढ़ने के मौसम में वहां आए थे। यह मई से जुलाई तक होता है। इस समय उत्तम चाय मिलती है। राजवीर ने यह बात प्रांजल के पिता को बताई। उन्होंने राजवीर को बताया कि वह चाय के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। राजवीर ने उसे बताया कि वह वहाँ पर उसके बारे में और अधिक जान सकता है। यह चाय के बारे में कहानी थी। कक्षा 10 का यह लेसन है।